कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और साथियों कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार, मैं अंकित बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एम गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जैसा कि हम सभी अपने यूपी जीके के टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की एक सीरीज चलाए हुए हैं, तो उसी सीरीज को हम लोग आगे आज कंटिन्यू करेंगे और इस वीडियो के द्वारा हम लोग टॉप 10 क्वेश्चंस को देखेंगे। क्वेश्चंस आपको ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो कि आपकी विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। वैसे भी अगर हम लोग प्रदेश स्तर पर यूपी जीके के क्वेश्चंस की बात करें तो वेदों में ऐसा कहा गया है कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसके बिना आपके राज्य स्तर की कोई भी परीक्षा हो पाना असंभव है और बहुत ही आसान इसका चैप्टर होता है, बहुत ही आसान आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। आइए शुरू करें हमने आज का वीडियो और आज का पहला क्वेश्चन शानदार सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर कह रहा, फुलहर झील किस राज्य में है। बहुत शानदार सा क्वेश्चन है। पहला विकल्प कह रहा है मध्य प्रदेश, दूसरा कह रहा उत्तराखंड, तीसरा कह रहा है बिहार या चौथा कह रहा आपका उत्तर प्रदेश। तो आपको बताना है कि फुलहर झील आपका किस राज्य में देखने को मिलती है। और अपने आप में बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन ये आपके सामने। और अगर हम लोग इसके सही जवाब की बात करें तो ये हो जाएगा आपका क्या, ये हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में आपके फुलहर झील देखने को मिलती है। और किस जिले के अंतर्गत है तो याद रखिएगा पीलीभीत जनपद। कौन सा? पीलीभीत के अंतर्गत ये आपको जो है फुलहर झील देखने को मिलती है। और यही फुलहर झील है जहाँ से आपकी कौन सी नदी निकलती है, यहीं से आपकी जो है मैदानी नदी निकलती है, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? गोमती के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? गोमती के नाम से जानते हैं। अगर क्वेश्चन ये पूछ ले कि गोमती नदी का उद्भव कहाँ से होता है तो आपके फुलहर झील से ही होता है। ठीक है। और अगर एक गोमती नदी के किनारे बसे हुए प्रमुख शहरों की बात करें तो अपने प्रदेश उत्तर प्रदेश की जो राजधानी लखनऊ है, यह भी आपकी गोमती नदी के किनारे पर बसी हुई है। इसके साथ साथ आपका सुल्तानपुर हो गया, आपका जौनपुर हो गया, यह भी आपका गोमती नदी के किनारे पर बसा हुआ मुख्य रूप से देखने को मिलता है। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। और आज का दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपकी स्क्रीन के ऊपर है। कह रहा है कि प्रदेश का पहला तैरता ऊर्जा संयंत्र किस बांध पर है। पहला विकल्प कह रहा माता टीला पर, दूसरा कह रहा धनरौला बांध पर, तीसरा कह रहा राजघाट बांध या चौथा कह रहा रिहंद बांध। तो प्रदेश का पहला तैरता हुआ आपका ऊर्जा संयंत्र किस बांध पर देखने को मिलता है। और जब हम लोग बात करते हैं इसके सही जवाब की तो यह हो जाता है आपका कौन सा, यह हो जाता है आपका राजघाट बांध। कौन सा? राजघाट बांध हो जाता है। और राजघाट बांध आपका किस नदी के ऊपर बना हुआ है तो यह आपका बेतवा पर बना हुआ बांध हो जाता है। किस नदी पर? बेतवा नदी पर बना हुआ आपका राजघाट बांध हो जाता है। ठीक है। तो दूसरे का जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा आपका विकल्प तीसरा, यानी ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। चलते हैं हम लोग तीसरे क्वेश्चन की ओर। और आज का तीसरा क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का जनघनत्व कितना है। पहला कह रहा 841, दूसरा कह रहा 829, तीसरा विकल्प आपका कह रहा 912 या चौथा विकल्प कह रहा है 902। तो उत्तर प्रदेश का जनघनत्व कितना है यह आपको बताना है। अच्छा, जनघनत्व क्या होता है कि प्रति 1 किलोमीटर के अंतराल पर जो आपकी जनसंख्या रहती है उसी के अनुपात को आपका जनघनत्व के नाम से जाना जाता है। और अगर हम लोग लास्ट अभी लेटेस्ट जनगणना की बात करें तो आपका 2011 में हुई है। प्रत्येक 10 वर्ष के बाद क्या होती है, जनगणना कराई जाती है। 2011 में कराई गई थी, 21 में कराई जानी थी। आप सभी को पता है महामारी कोरोना का समय चल रहा था, कोई भी जनगणना आपकी कराई नहीं गई है। तो आपका जो लेटेस्ट डाटा है वह आपका 2011 के ही बेस पर भी माना जा रहा है। और अगर इसमें हम लोग बात करें कि 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश का जनघनत्व कितना था तो इसका जो सही जवाब बनना है वह सही जवाब आपका क्या हो जाएगा, यह सही जवाब आपका हो जाएगा 829। कितना हो जाएगा? 829 जनघनत्व आपका देखने को मिलता है उत्तर प्रदेश के अंतर्गत। और जब हम लोग 912 की बात करते हैं, किसकी? 912 की बात करते हैं तो यह उत्तर प्रदेश का आपका लिंगानुपात सेक्स रेशियो देखने को मिलता है 912। सेक्स रेशियो का क्या कॉन्सेप्ट है कि प्रति 1000 पुरुष पर कितने पर, प्रति 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं। यह आपका रेशियो जो आपका अनुपात है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लिंगानुपात या सेक्स रेशियो के नाम से जानते हैं। तो उत्तर प्रदेश का जो आपका सेक्स रेशियो है ये कितना है आपका? 912 है सेक्स रेशियो।
कितना हो जाएगा आपका 912 हो जाता है, देखने को यह मिलता है। चलते हम लोग आगे और क्वेश्चन नंबर 4 की ओर हम लोग चलते हुए, और क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 4 कि उत्तर प्रदेश में बुक्सा जनजाति का निवास क्षेत्र है। पहला कह रहा है बिजनौर, दूसरा कह रहा बलरामपुर, तीसरा कह रहा श्रावस्ती या चौथा कह रहा चित्रकूट। तो उत्तर प्रदेश में बुक्सा जनजाति का निवास क्षेत्र क्या कहाँ पर, यह आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश की एक प्रमुख जनजाति के रूप में कौन सी जनजाति देखने को मिलती है, बुक्सा जनजाति, और यह कहाँ से संबंधित है, इसको आपको बताना है। अगर हम लोग उत्तर प्रदेश के वर्तमान परिवेश की बात करें तो आप देखेंगे कुल आपकी लगभग 12 जनजातियाँ उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से देखने को मिलती हैं। 2003 की अगर हम लोग बात करें तो 2003 तक क्या होता कि सिर्फ और सिर्फ आपकी 2 जनजातियाँ देखने को मिलती थीं, लेकिन 2003 में 10 और जनजातियों को जोड़ा गया और इस तरह से कुल आपकी 12 जनजातियों के लगभग हो गई हैं वर्तमान में। और जब हम लोग बात करते हैं बुक्सा जनजाति की, तो बुक्सा जनजाति का जो मुख्य रूप से निवास होता है यह संबंधित हो जाते हैं बिजनौर से। कहाँ से हो जाते हैं, बिजनौर से संबंधित हो जाती है आपकी बुक्सा जनजाति। बुक्सा जनजाति में क्या है कि हिंदुओं जैसा इनके यहाँ भी वर्ण व्यवस्था, आपको वर्ण विभाजन देखने को मिलता है, और इन्हीं को बुक्सा या भुक्सा के भी नाम से जानते हैं। और इनका उद्गम जो होता है, उद्भव जो होता है, ऐसा माना जाता है कि उत्तराखंड के भुक्सार से होता है, इस वजह से इनको कभी कभी भुक्सा के भी नाम से हम लोग जानते हैं। तो चौथे का आपका सही जवाब हो जाएगा कौन सा, विकल्प पहला यानी कि बिजनौर। इसी के साथ चलते हुए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, और कह रहा सत्य सहस्त्री संहिता किस ग्रंथ का उपनाम है। पहला कह रहा ऋग्वेद का, दूसरा कह रहा अथर्ववेद का, तीसरा कह रहा रामायण का या चौथा कह रहा महाभारत का। तो निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का उपनाम सत्य सहस्त्री संहिता के रूप में देखने को मिलता है। जब हम लोग वेदों की बात करते हैं तो आपके 4 वेद देखने को मिलते हैं। कौन कौन से हो जाते हैं, आपके ऋग्वेद हो जाते हैं, आपके सामवेद हो जाते हैं, अथर्ववेद हो जाता है, आपका यजुर्वेद देखने को मिलता है। और सबसे प्राचीन वेद जो इसमें होता है वो आपका ऋग्वेद हो जाता है। और नवीनतम की जब हम लोग बात करते हैं तो वह हो जाता है आपका अथर्ववेद। और यहाँ पूछ रहा सहस्त्री संहिता किस ग्रंथ का उपनाम है, तो इसका जो सही जवाब बनने वाला है मेरे भाई मेरे बहनों, यह आपका हो जाएगा विकल्प चौथा यानी कि महाभारत। कौन सा, महाभारत जो आपका एक ग्रंथ है, इसी का दूसरा नाम क्या हो जाता है, सहस्त्री के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। और अगर इसकी बात करें कि रचना किसके द्वारा की गई थी, तो इसकी रचना जो की गई थी वह वेद व्यास जी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, वेद व्यास जी के द्वारा इसकी रचना की गई थी। किसकी, महाभारत की रचना की गई थी। और अगर बात किया जाए कि महाभारत का उर्दू भाषा में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था, कौन अनुवादक कौन था, तो अकबर के समय में कौन था, मुल्ला कादिर बदायूनी थे। और मुल्ला कादिर बदायूनी जो थे ये फारसी भाषा के भी जानकार थे, उर्दू भाषा के भी जानकार थे, और इसी के साथ ही साथ बदायूनी क्या थे, संस्कृत भाषा के भी जानकार थे। तो मुल्ला कादिर बदायूनी जो थे, इनको ये जिम्मा दिया गया था, सौंपा गया था कि महाभारत का क्या करो तुम फारसी उर्दू भाषा में अनुवाद करो, और इस काम को इन्होंने बखूबी निभाया था। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। कह रहा चित्रकूट किस नदी के किनारे है, यह आपको बताना है। पहला विकल्प कह रहा यमुना नदी, दूसरा कह रहा गोमती नदी, तीसरा कह रहा मंदाकिनी नदी या चौथा कह रहा सरयू नदी। तो चित्रकूट आपका एक प्रमुख धार्मिक स्थल के रूप में देखने को मिलता है उत्तर प्रदेश के अंतर्गत। तो यह जो आपका चित्रकूट शहर है, यह जो आपका चित्रकूट है, यह किस नदी के तट पर देखने को मिलता है, यह आपको बताना है। और जब हम लोग चित्रकूट की बात करते हैं तो चित्रकूट आपका जो बसा हुआ है यह आपके मंदाकिनी नदी के तट पर बसा है, यानी कि आपका तीसरा विकल्प यहाँ पर सही जवाब होता हुआ एक बार फिर से दिखाई दे रहा है। जब चित्रकूट के हम लोग महात्म्य की बात करते हैं, जब आप रामचरितमानस या रामायण का अध्ययन करेंगे तो उसके अंतर्गत आपको इसका विशेष उल्लेख देखने को मिलता है। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, और आज का 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर। कह रहा अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक जिला है। पहला कह रहा बाराबंकी, दूसरा कह रहा गाजीपुर, तीसरा कह रहा लखनऊ और चौथा कह रहा कानपुर। वैसे अफीम की जब लोग बात करते हैं तो एक मादक पदार्थ, नशीले पदार्थ की श्रेणी के अंतर्गत अफीम आती है, लेकिन इससे बहुत सी औषधियाँ भी बनाई जाती हैं। एक उचित मात्रा में इसका प्रयोग करके, अफीम का एक उचित मात्रा में प्रयोग करके ढेर सारी दवाएँ बनाई जाती हैं, इस वजह से इसकी खेती भी की जाती है। और अगर हम लोग बात करें कि अपने प्रदेश के अंतर्गत, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत अफीम फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है,
तो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत केंद्र सरकार की एकमात्र आपकी अफीम फैक्ट्री देखने को मिलती है गाजीपुर में। कहाँ पर? गाजीपुर में देखने को मिलती है। और अगर सबसे बड़े उत्पादक ज़िले की बात करें कि उत्तर प्रदेश के आपके कुल 75 ज़िले हैं, इनमें से ऐसा कौन सा ज़िला है जहाँ पर अफीम की खेती भारी मात्रा में की जाती है, तो वह सही जवाब आपका हो जाएगा कौन सा? बाराबंकी। कौन सा हो जाएगा? बाराबंकी हो जाएगा। आपका पहला जवाब यहाँ पर पहला विकल्प सही होता हुआ दिखाई दे रहा है। और जब बाराबंकी आ गया तो बाराबंकी को याद रखिएगा, एक बहुत ही मशहूर मेला, एक बहुत ही फेमस मेला यहाँ पर देखने को मिलता है, जिसको किस नाम से जानते हैं? जिसको नाम दिया जाता है देवा शरीफ का मेला। कौन सा मेला? देवा शरीफ का मेला जो है आपके बाराबंकी के अंतर्गत ही देखने को मिलता है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। और 8वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या कह रहा है? कह रहा रटौल आम प्रमुख रूप से संबंधित है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। रटौल आम मुख्य रूप से संबंधित है। पहला कह रहा बनारस से, दूसरा कह रहा बागपत, तीसरा कह रहा सहारनपुर जिले से, या चौथा कह रहा आपका लखनऊ से। तो आपका रटौल आम का संबंध निम्नलिखित में से किस जनपद से हो जाता है? तो जब हम लोग बात करते हैं बनारस की, तो बनारस में आपका कौन सा आम फेमस हो जाता है? तो बनारस जो आपका जो आम प्रमुख रूप से देखने को मिलता है, यह लंगड़ा प्रजाति होती है। कौन सी? आम की एक किस्म होती है, उसको लंगड़ा आम के नाम से जानते हैं। यह किस्म आपकी बनारस के अंतर्गत देखने को मिलती है। और जब हम लोग बात करते हैं किसकी, जब हम लोग बात करते हैं लखनऊ की, तो लखनऊ से कौन सा सही हो जाता है आपका? तो लखनऊ से आपका सही हो जाता है, लखनऊ में आपके जो है दशहरी आम जो होता है या बहुत ही फेमस हो जाता है। लखनऊ का ही मलिहाबाद क्षेत्र, कौन सा? मलिहाबाद क्षेत्र जो होता है, यहाँ पे भारी मात्रा में आम का उत्पादन होता है। जब हम लोग सहारनपुर की बात करते हैं, तो सहारनपुर से जो प्रमुख आम की किस्म है या सफ़ेदा आम, कौन सा? सफ़ेदा व चौसा आम संबंधित हो जाता है मुख्य रूप से सहारनपुर से। और जब हम लोग रटौल आम की बात करें, तो रटौल आम आपका संबंधित हो जाता है बागपत से। कहाँ से? बागपत से संबंधित हो जाता है। यानी आपका दूसरा विकल्प सही जवाब होता हुआ दिखाई दे रहा है। यह मेला कुंभ स्पेशल ट्रेन जा रही है आपकी। चलते हैं आगे। और अगला क्वेश्चन क्या कर रहा? प्रदेश का पहला राइपिंग चैम्बर कहाँ स्थापित किया गया था? पहला कह रहा प्रयागराज, दूसरा कह रहा लखनऊ, तीसरा कह रहा नोएडा, या चौथा विकल्प आपका कह रहा सहारनपुर। तो प्रदेश का पहला राइपिंग चैम्बर कहाँ स्थापित किया गया था? राइपिंग चैम्बर मतलब एक तरह से ये भी समझ सकते हैं कि यह जो है केला पकाने का एक संयंत्र स्थापित किया गया था, उसी की बात ये आपका कर रहा है। तो प्रदेश का पहला राइपिंग चैम्बर आपका कहाँ स्थापित किया गया था? यह स्थापित किया गया था आपका प्रयागराज में। कहाँ पर? प्रयागराज में स्थापित किया गया था। ठीक, पहला विकल्प आपका यहाँ पर सही जवाब होता हुआ एक बार फिर से दिखाई दे रहा है। और चलते हैं हम लोग अपने आज के लास्ट क्वेश्चन पर। और आज का अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या कह रहा है? कह रहा सोरहाताल पश्चिम बिहार अवस्थित है। पहला कह रहा आजमगढ़, दूसरा कह रहा हरदोई, तीसरा कह रहा प्रतापगढ़, या चौथा कह रहा बलिया। तो सोरहाताल पश्चिम बिहार कहाँ पर स्थित है, अवस्थित है, यह आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? तो सोरहाताल की बात जब हम लोग करते हैं तो यह सही जवाब आपका हो जाएगा कौन सा? यह हो जाएगा आपका बलिया से संबंधित। कौन सा? बलिया से संबंधित हो जाएगा आपका सोरहाताल पश्चिम बिहार। और अब इसका एक और नाम कर दिया गया, नाम चेंज करते हुए जयप्रकाश नारायण के नाम से संबोधित करते हुए इसका नाम रख दिया गया है। और बलिया जब स्थान आ ही गया है तो यहाँ से जो आपको याद रखना है वह यह याद रखना है कि अपने उत्तर प्रदेश का जो सबसे पूर्वी बिंदु है यह आपका बलिया के रूप में देखने को मिलता है, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि दूसरी बात ये है कि गंगा नदी, कौन सी? गंगा नदी आपके बिजनौर से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और उत्तर प्रदेश के बलिया नामक स्थान से यह उत्तर प्रदेश से बाहर हो जाती हैं। तो यहाँ से दो पॉइंट आपके बलिया को ध्यान में आते ही आपको याद होनी चाहिए। एक तो आपकी गंगा नदी का एग्जिट पॉइंट है और दूसरा आपके यूपी का सबसे पूर्वी बिंदु, सबसे पूर्वी पॉइंट आपका क्या हो जाता है? बलिया के रूप में देखने को मिलता है।